बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर बात करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं नौजवानों के हवाले से। अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि नौजवानों को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं जिनका हल निकालना है। नौजवान नस्ल हमारी कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको हमने प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है। वालिदैन एफ़र्ट करेंगे, टीचर्स एफ़र्ट करेंगे। इस सोसाइटी का हर वो फ़र्द जो चाहता है कि आने वाली नस्ल इस सोसाइटी के बेहतरीन मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर तरीके से परवान चढ़ाए और उसकी भागदौड़ अपने हाथ में रखे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज इस नौजवान नस्ल के लिए काम करें। उन नौजवानों के लिए आज ऐसी राहें हमवार करें कि वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल को पालें और इस माशरे को तरक्की की जानिब लेकर जा सकें। आज ही हम बात करेंगे नौजवानों के हवाले से कि नौजवानों में ख़ुद इन्हिसारी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना कितना ज़रूरी है। उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद इन्हिसारी कहते किसे हैं, ये किस तरह से डेवलप की जा सकती है और ख़ुद इन्हिसारी के फ़वाइद क्या हैं। जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ख़ुद इन्हिसारी कितनी ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, इस वक्त हमारे नौजवान नस्ल को कितनी ज़रूरत है कि उनके अंदर सेल्फ़ डिपेंडेंसी आ जाए, वो ख़ुद पे डिपेंड होना सीख लें, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना सीख लें। इसके लिए उन्हें कितनी एफ़र्ट करनी है, किस तरह से उन्हें जो है वो हम गाइड करेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जहाँ पर बात हो रही है नौजवानों के मसाइल की, वहीं उनके हल भी हमने तलाश करने हैं और इस हल को तलाश करने के लिए नौजवानों में कितना अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है, कितना इंटरेस्ट हमने डेवलप करना है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जी बात होगी कि हम किस तरह से मायूसी को ख़त्म कर सकते हैं। नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई कन्फ्यूजन, बढ़ती हुई मायूसी, बढ़ता हुआ इस्तराब हम देख रहे हैं, इसको भी हमने किसी हद तक कंट्रोल करना है। इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, इसमें अहले खाना का यानी कि फैमिली का क्या किरदार है, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पेरेंट्स के रोल को जानेंगे। जब पेरेंट्स के रोल को जानेंगे, उसके हवाले से बात होगी, तो साथ ही साथ टीचर्स के रोल की भी बात होगी। असातिज़ा कराम किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अगर वो अपनी क्लास में, अपने बैच में, अपनी किसी भी जिस इंस्टीट्यूट का वो हिस्सा है, वहाँ पे किसी बच्चे के अंदर मायूसी देख रहे हैं, किसी नौजवान के अंदर मायूसी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रिगर आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है। और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ख़त्म करना, ये किस हद तक ज़रूरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। तो जी, नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, तो हम आपसे भी कहेंगे कि आप इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या कोई सजेशन आपके माइंड में हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मुलाकात कराते हैं आपके अपने मेहमानों से जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर ताहिर नवाज साहब हैं, जनरल मैनेजर हैं फौजी फाउंडेशन के। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान को भी आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर ज़मीर आवान साहब। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। आज के तीसरे मेहमान भी एजुकेशनिस्ट हैं, वेलकम करेंगे जाफ़र एहसान को। जाफ़र, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आज हम नौजवानों के हवाले से बात करें। कितना ज़रूरी है इस वक्त कि हम नौजवानों के मसाइल को ट्रिगर आउट करें, आइडेंटिफाई करें और फिर उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारी मदद करे। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे नौजवान मेरा सरमाया, मेरा मुस्तकबिल है, बेशक ऐसे, और मेरा और मेरी कौम का यूनिक एसेट है। और एक एसेट तो पेरेंट्स के होते हैं बच्चे, तो मेरे नौजवान जो हमारे नौजवान हैं नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे हमारा एसेट है। दे आर आवर फ्यूचर। और पाकिस्तान के साथ ये अच्छी बात ये है कि वी आर यूथफुल कंट्री, प्लस ऑफ 64% हमारी यूथ है। तो मैं इसको कहने में कभी नहीं हिचकिचाता कि हम नौजवान मुल्क हैं।
अच्छा, जब हम नौजवान मुल्क की बात करते हैं तो आपने नोट किया, मैं लोगों से अक्सर शेयर करता हूँ कि मैं नई गाड़ी लूँ तो मैं उसको धूप में खड़ा नहीं करता, कहीं इसको धूप ना लग जाए, इसको संभाल के रखूँ, ख़राब ना हो जाए। और सबसे कीमती असासा नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, चाहे बेटे हैं। और इस कीमती तरीन असासे पे हम मिनिमम टाइम देते हैं, उसके अंदर डिग आउट नहीं करते, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने आगे कैसे लेके चलना है। तो मैं इसको स्टेप वाइज करूँगा। पहला पॉइंट मैं ये दूंगा कि आज का नौजवान बहुत वर्सटाइल है। सही। ही इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्निक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमसे बहुत बेहतर है। हम जब मैं कहता हूँ तो मैं 2 डेकेड पीछे जा रहा हूँ, 2 से 3 डेकेड मेरी एज ग्रुप के लोग सही हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसका EQ, इमोशनल इक्यूसेंट और IQ हमसे बहुत आगे। ठीक। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस इन कम्युनिकेशन। पिछले 5000 साल में उतना इल्म नहीं आया सही जितना इल्म शावर हो रहा है पिछले 40 ईयर्स में। सही। 30 to 40 ईयर्स। बिल्कुल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं बच्चा था वो एनवायरनमेंट नहीं थी जो आज के नौजवान के बच्चे। अच्छा, ये जो कंपैरिजन आपने बताया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इन डिटेल आप इसे जानेंगे। मैं चाह रही हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट से भी हम बात कर लें, फिर वापस आते हैं। जी ज़मीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? सबसे पहले तो मैं इंडोर्स करता हूँ जो ब्रिगेड साहब ने कहा है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, हमारा सरमाया है, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इनको पूरी तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मसाइल हमेशा रहे हैं, सिर्फ नौयत मुख्तलिफ होती रही है। हम जब बच्चे थे तो और किस्म के मसाइल थे, हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तो किसी और किस्म के मसाइल थे। सही। लेकिन यह है कि मसाइल हमेशा रहे हैं। हमने अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करनी है कि हर किस्म के नासाजगार माहौल में भी सरवाइव कर सके। बिल्कुल। उनकी रफ़ एंड टफ तरबियत होनी चाहिए। और मैं बहिज़्ज़त उस्ताद के ये समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी। लेकिन आजकल के बच्चे वालिदैन से ज़्यादा उस्ताद को फॉलो करते हैं। और ख़ासकर मैं तो देखता हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो स्कूल से जब वापस आते थे हम उन्हें कुछ और बताते थे तो वो कहते थे टीचर ने ऐसे कहा। बिल्कुल, वो ठीक है, वो ठीक है। सही है। तो मेरे ख्याल में उस्ताद का एक बहुत अहम रोल है और हमें ये भरपूर अंदाज में अदा करना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। सही। यूथ के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ। मुझे पता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है थोड़ी सी मायूस भी है, थोड़ी सी घबराई हुई भी है, थोड़ी सी परेशान भी है। तो अगले सवाल में मैं फिर आपको बताऊंगा बिल्कुल कि वजूहात क्या हैं, क्यों घबराए हुए हैं, क्यों मायूस हैं, क्यों नाउमीद हैं, इसको हमने किस तरह से जो है वो उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना है। प्रोफेसर साहब से ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले जाफर साहब आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? जिस तरह से हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी अच्छे अंदाज में कहा कि नौजवान हमारा एसेट है, इनको हमने परवान चढ़ाना है, इनकी हमने तरबियत करनी है। जी बिल्कुल, दोनों माशाल्लाह ऑनरेबल गेस्ट ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है इस डिस्कशन का और बड़े वैलिड पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए हैं। ठीक है, मैं जो है वो एक हमेशा ये समझता हूँ कि मेरी जो जनरेशन है वो एक्चुअली एक दरमियान के रोल के अंदर है। सही। जो कि हमने क्योंकि वो ज़माना भी देखा है जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट कर रही थी, और अभी आजकल जो जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी पहुंच गई है और एक ज़िंदगी की जो पेस है वो यकदम बहुत तेज़ हो गई है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो एज अ ब्रिज काम करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ब्रिगेडियर साहब ने या प्रोफेसर साहब ने जो ज़माने की बात की वो बहुत लंबे पहले अरसे की बात नहीं है। आज से 20 साल पहले जब हम लोग क्लासरूम में थे उस वक्त वही सारा माहौल था। ठीक है, क्लासरूम का भी, लर्निंग का भी इन्वायरमेंट, एक हमारे घरों का भी माहौल उस तरह का था। सही। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो एक जनरेशनल गैप, जिस तरह पहले हम डिस्कस करते थे कि जी एक जी जनरेशन गैप आ गया, लेकिन उस जनरेशन गैप में अब खासा इजाफा हो गया। सही। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात पॉइंट आउट की कि एक डिस्कनेक्ट जो है वो पैदा होता जा रहा है। ठीक है, जो यंगर जनरेशन है उसको वो मेंटरशिप या वो गाइडेंस जो है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है। सही। जिसके थ्रू वो इन चैलेंजेस को फेस कर सके। उसके अंदर भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि जो लेट सपोज हमारे जो उस्ताद कराम हैं, ठीक है, सारे नहीं
लेकिन बहुत सारे उस्ताद ऐसे हैं जो कि एक अपने दौर के अंदर जो है वो अभी तक माइंडसेट उनका उस तरह का है, ठीक है, और जो स्टूडेंट है उसको चैलेंजेस जो है वो आज के चैलेंजेस हैं, बिल्कुल, तो उसकी जो गाइडेंस है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एक इनोवेटिव, ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम इन डिटेल जानेंगे। आप इसे हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि नौजवानों में खुद इन्हिसारी पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि खुद इन्हिसारी है क्या, इसकी अहमियत क्या है, और फिर इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है अपने यंगस्टर्स के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर। डॉक्टर साहब, एक कंपैरिजन आप उसका डिस्कशन कर रहे थे, उसका जिक्र किया आपने। मैं चाहूँगी आप अपनी बात ही मुकम्मल करें, फिर हम आगे चलेंगे। लवली। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ की जितनी अहमियत होती है, जैसे नर्सरी में हम एक फलदार पौधा लेके घर पे लगाते हैं, नर्सरी से लेके उसको आप डेली पानी देते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, एंड यू एंजॉय द फ्रूट ऑफ द फ्रूट। एग्जैक्टली। तो उसी तरह ये हमारा चूँकि सबसे कीमती एहसास है, इस पे हमने राइट फ्रॉम बिगनिंग जोर देना है। ठीक। तो मेरे ज़हन में बड़ी शिद्दत से साहिब नहजुल बलागा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का फरमान मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं शेयर करता हूँ सबके लिए। आपने कहा कि पहले 7 से 8 साल बच्चे के गुलाम बन जाएं। सही। तो रफली अगले 7 साल बच्चे को अपना गुलाम बना लें, और उसके बाद जब वो क्रॉस करता है 20 इयर्स प्लस, तो उसको अपना मशीर बना लें। अच्छा, इस फरमान की इस पे पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। यानी इसकी हिकमत ये है, जो समरी में बयान करूँगा, जो मेरी नाकस अकल में समझ में आई, वो ये है कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाएंगे नहीं कि बेटा बड़ों के लिए कोई सलाम लेना है, बड़ों के लिए खड़े होना है, बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, बालों को कंघी करनी है, माइनर थिंग्स, तो हो ही वुड डू। मेरा मुआशरे से शिकवा है, बड़ों से शिकवा है, अपनी एज के लोगों से, वो कहते हैं जी आजकल की नस्ल इज्जत नहीं करती। तो मेरा सारे वालिदैन से विद ऑल हम्बल कैपेसिटी और टीचरों से सवाल है कि आपने बच्चे को सिखाया? इज्जत इस तरह की जाती है, प्रोटोकॉल इस तरह किया जाता है। आप हर वो चीज़ उनसे पूछें जो चीज़ आपने उनको सिखाई है। इसने क्या खूब, किसी ने कहा फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले। बहुत। तो ये जो जिगर का खून है ना, खून जिगर कह लें, ये रूह का खून, ये खून ट्रेनिंग में आता है, ये दुआओं में आता है। बिल्कुल। हैवी पेड स्कूल में भेज देना, बड़ी गाड़ियाँ ले देना, लेटेस्ट मोबाइल सेट ले देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू इट। सही। अच्छा, ये जिगर का खून कन्वे कैसे होगा? मैं चूँकि खुद 5 बच्चों का बाप हूँ, रब्बे ज़िल से दुआ गो हूँ, या अल्लाह जिस तरह अपने बच्चों के लिए सोच रहा हूँ, मेरे देश के बच्चों को अपने माँ बाप के लिए सदका जारी और सुख का बता, और माँ बाप को औलाद का सुख नसीब कर। ये सुख कैसे आएगा? ये सुख इस तरह आएगा कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हों। सही। उसके रूल्स मैं 1 2 3 बताऊँगा, टाइम का मैं। फर्स्ट रूल, वेरी फेयर एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन। सही। बहुत अच्छी गुफ्तार करें, गुफ्तार के आदाब सिखाएं। ठीक। बताएं बेटा, पहले बड़े बोलते हैं, बेटा बड़ों के बाद ऊंचा बोलना इट्स लैक ऑफ मैनर्स। सही। बड़ों की बात रिपीट करना इट्स लैक ऑफ मैनर्स। यानी गुफ्तार के आदाब शेयर करें। जब अदाबे सोबत आ जाएगा ना, बाद बानसी बेद बानसी, बेशक, तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली। अच्छा, वो बात करें जो बच्चे को अच्छी लगती है। वैसे मैं बैठूंगा अपने बेटे के पास, मेरा माशाल्लाह बेटा कैडेट कॉलेज जा रहा है, आप 8वीं क्लास में, यंगेस्ट, तो मैं जब उसको कन्विंस करना होता है तो मैं कहते हैं लेट्स टॉक योर चैलेंजेस, व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या बताना चाहते हो, वो बताएगा। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी तो 50% जॉब इज डन। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं ना कि हम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कन्वे कर देते हैं। सही। जैसे इकबाल ने क्या खूब कहा था, खुदा तुझे तूफान किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। फिर आपने इंस्टिगेट करना है इस्तराब। इस्तराब किसको कहूँगा? इस्तराब इज थिंकिंग स्किल्स। सही। First you have to, you need to tell him. First is communication skill, then is thinking skill. सोचने का अंदाज, बेटा ऐसे सोचा जाता है, मुस्बत सोचा जाता है, सही, अच्छा सोचा जाता है, पॉजिटिव रह के सोचा जाता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। हाँ, जब आपकी सोचों की रोड पे कोच पे बैठ गए,
देन यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यू वांट सक्सेस बेटा, आपके ख्वाब क्या हैं? देखें, जो ख्वाब देखेगा नहीं पूरे कैसे होंगे? बिल्कुल। तो उसको ख्वाब देखना सिखाएं कि बेटा ख्वाब देखे जाते हैं। यू कैन, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड इफ यू हैव अ ड्रीम, एंड ड्रीम फुलफिल्ड विद द प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर ये मसाला नहीं डालोगे ये कढ़ाई कभी तैयार नहीं होगी। यकीनन, मैं पूरी मोटिवेशन से कहता हूँ, इस मसाले के लिए बेसिक कढ़ाई अदब है, सही मुस्बत सोच है, बिल्कुल, पेरेंट्स और टीचर्स की इज्जत है, और हर उस इंसान की इज्जत है जो आपकी माँ और बाप के बराबर है। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये जो पॉइंट्स शेयर किए हैं, इस पर भी मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़मीर साहब, जैसे कि खुद इन्हिसारी की बात हो रही है, अब ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। इस तरह के हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जी जी, मुल्क के कोने कोने से आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के होते हैं, उनकी मजहबी सोच मुख्तलिफ होती है, रसूमात मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ कल्चर से आते हैं, सही, तो उसमें नेचुरली गैप होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द डे उन सब बच्चों को एक लेवल पे लेकर आए। कुछ बच्चे नेचुरली वीक होते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, सही, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिम्मेदारी है कि उजागर करना, उनके लेवल को रेज करके बाकी बच्चों को बराबर लाना हमारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल तवज्जो देता हूँ, क्योंकि हर बच्चे का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, उसका लेवल मुख्तलिफ होता है। उससे अगर आप एक ही लेवल पे आओगे तो वो शायद कैचअप नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल को लेके एक लेवल पे लेके आना ये मेरे लिए चैलेंज होता है, और उसकी हम बात को सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसकी समझ के मुताबिक फिर हम अपना रवैया अख्तियार करते हैं, ताकि वो ऑफेंड भी ना हो, ताकि वो अपने आप को दूसरों से कमतर भी ना समझे। और कुछ बच्चे ज़रा ओवर भी होते हैं, उनके साथ भी हमें मुख्तलिफ तरीके से पेश आना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल होता है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। हम कुछ बात कहते हैं तो वो हमें काउंटर आर्गूमेंट्स भी देते हैं, ऐसे बच्चे ओवर क्लेवर भी है। लेकिन ये है कि हमने सबको एक लेवल पे लेके आके उन्हें आगे लेके जाना होता है। और खुद हिसारी का मतलब ये है कि उनमें एक सोचने समझने की सलाहियत बेदार करना, सही, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ सके और अपनी वीकनेस पे ओवरकम कर सके। ठीक, ये हमारा खुद हिसारी का मकसद होता है। सही। अब जाहिर बात है ये दुनिया चैलेंजेस से भरपूर है, यकीनन ऐसे, और खासकर आजकल का नौजवान थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजेस का शिकार है। सही। ये कोविड-19 में हाल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली ऐसे। बच्चे अक्सर आके हमसे कंप्लेन करते हैं कि जी हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं उनसे ये कहा करता हूँ कि देखो ये कोविड-19 सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, पूरी क्लास के लिए। बिल्कुल। पूरी क्लास के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। डेफिनेटली ऐसे। क्या अमेरिका और यूरोप में क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो रही हैं? तो चैलेंजेस सबके लिए हैं। सही। और आज का नौजवान जरा ज्यादा मजलूम है, तो हमें इनकी तरफ ज्यादा। ज़मीर साहब, जैसे कि अभी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर सिर्फ कोविड की सिचुएशन को ही डिस्कस कर लिया जाए तो हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुब्तला रहे। बहुत दफ़ा तो हमने ये भी देखा कि लड़ाई तक नौबत आ गई, झगड़े हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन कैंपस हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आते रहे। तो फिर हमारे ही यहाँ क्यों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट हुई? पूरी दुनिया में तो कहीं पर भी डिस्टेंट लर्निंग के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं आई, हमने ही इसको क्यों इतना ज़्यादा मसला बना दिया? असल में हर मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान में कुछ यूनिक किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। सही। हमारे यहाँ पे मेरिट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, खासकर एग्ज़ाम के नंबर्स को। सही। तो उससे ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि पढ़ा हमने ऑनलाइन है, ऑन कैंपस इम्तिहान देंगे हमारे नंबर कम आएंगे, हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। सही। बाकी दुनिया में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुए हैं, वहाँ पर भी आवाम ने प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी पर्सनल फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे, मास्क पहनने से इनकार किया है, सब कुछ किया है। उनके मसाइल और नीयत के है, ऐसे ही। हमारे मसाइल जो है इस नौयत के है कि बच्चों में एंड ऑफ द डे अगर उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, उन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, जॉब में उन्हें प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमारे बच्चों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए है।
उनको ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद डिमांडिंग हो सकता है या सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। हमने तो शायद ये सोचा था कि अब शायद 2-3 महीने तक के लिए सिचुएशन है, 2-2.5 महीने गुजरेंगे, उसके बाद दोबारा से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब तो यही लग रहा है कि शायद मज़ीद 1-2 साल हम इसी के अंदर रहेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अब बच्चे जो हैं वो इस कन्फ्यूजन से बाहर आ गए? मेरे ख्याल में शुरू में पिछले साल तक काफ़ी प्रॉब्लम थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थोड़े से ज़हनी तौर पे इस बात को कबूल करने के लिए तैयार है। तो ये सबके लिए बराबर है ना, ये तो नहीं है कि एक बच्चे के साथ कोविड है और बाकी बच्चों के लिए नहीं है, या एक यूनिवर्सिटी के साथ और बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ नहीं है। तो अब सबको ये है कि एक जैसे एनवायरनमेंट मिले है, लेवल प्लेग्राउंड मिला है, तो अब सब ने एक ही एनवायरनमेंट में सेम चैलेंज फेस करना है और उससे निकलने के लिए जो टीचर्स गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पेरेंट्स जिस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें उनको भी सलाम पेश करना है कि इस मुश्किल सूरत हाल में हमें अपने फ्यूचर की परवाह है, हम अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न हैं और इसी के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। यही एफर्ट्स हमने करनी है अपने नौजवानों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी बेहतरीन तरबियत करने के लिए और उनकी तरबियत, उनकी अपब्रिंगिंग में मज़ीद कौन कौन सी क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी है, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों में खुद इन्हिसारी की आदत को डेवलप करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जाफ़र से बात करेंगे। जाफ़र, कोविड की सिचुएशन का जिक्र हुआ, आजकल नौजवान खासे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ऑनलाइन या डिस्टेंट लर्निंग की जब बात की जाती है तो यकीनन बहुत सारी परेशानियाँ दोनों एंड्स पे, टीचर्स पे भी बहुत बड़ा प्रेशर है और स्टूडेंट्स पे भी। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट का आप जो है वो जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप इसको भी साथ ही रिलेट कर दें। जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी एक तो रेलेवेंट बात है कोविड के हवाले से। ठीक है, देखिए कोविड के आने से जो एक बहुत बड़ी समझ लें कि चीज़ सामने आई है वो ये है कि इसने हर चीज़ को एक्सपोज करके रख दिया। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो आज आप लोगों का जो टॉपिक है और सच सवेरा की ये रवायत रही है कि इस तरह के बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स वो लेके आते हैं, ये इसका बड़ा एक डीप लिंक है खुद इन्हिसारी के साथ। ठीक है, देखें खुद इन्हिसारी का आप पहले डिस्कस हो रहा था कि जी खुद इन्हिसारी कहते किस चीज़ को हैं और होती क्या है। तो खुद इन्हिसारी, जिसको इंग्लिश के अंदर सेल्फ रिलायंस भी कहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी अपनी सलाहियतों के ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने एफर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है जिसकी बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसा कोविड की बात हो रही थी कि जी कोविड के आने से एकदम से हमारा स्टूडेंट जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ा, और बिकॉज़ ये कि हम शुरू से अपने स्टूडेंट्स को भी और यंग जनरेशन को भी खुद इन्हिसारी के अंदर वो आदत नहीं डालते, उस चीज़ को प्रमोट करने में, इनकरेज करने में हम वो एफर्ट पुट इन नहीं करते। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ लाइफ के अंदर आती हैं विच आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसा प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि चैलेंजेस तो ज़िंदगी में आने ही हैं, बिल्कुल, लेकिन तो अज़ल से ही हैं, वो हमेशा से हैं और उनकी नौयत जो है वो तब्दील होती रहेगी, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होंगे। सही। तो खुद इन्हिसारी जो है वो आपको ये चीज़ सिखाती है कि आपने जब अपनी सलाहियतों पे कॉन्फिडेंस पैदा करना है और उन सलाहियतों को फिर आपने इम्प्रूव करना है, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है, तो नो मैटर व्हाट द चैलेंज आप हमेशा उसको बेहतर तरीके से ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है, तो खुद इन्हिसार जब आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लेते हैं तो उससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आपको पता होता है कि जी मैं किसी भी मैदान में उतर जाऊंगा तो मैं जो है वहाँ पे कामयाबी से जो है उसको अपने चैलेंजेस को अबूर करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि किसी भी आप नए महाज पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, कोई चैलेंज वो दरपेश होगा, वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो ये कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, या उसके हवाले से आप प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे कि जी टीम किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो खुद इन्हिसारी के अंदर ही समझ लें शामिल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि खुद इन्हिसारी के लिए हम आगे प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे
कि उसके अंदर जो है जो हमारी आज की जनरेशन है उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा एक लैक है। ठीक है, आजकल का जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करता है, ठीक है, वो बिल्कुल टोटली क्लूलेस होता है। ऐसे ही उसको बेचारे को समझ ही नहीं होती कि मैं अब 4 साल बैचलर्स की डिग्री के बाद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है। बिल्कुल, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जाफर, यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने ये डिसिप्लिन चूज क्यों किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके अंदर जो है एक और जो पॉइंट है वो ये है कि खुद निसारी के टॉपिक से हवाले इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसके ऊपर अभी थोड़ी सी मैंने बात की, दूसरा इसका एस्पेक्ट है फिलोसॉफिकल। ठीक है, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बड़ा काम हुआ है और हमारी ईस्टर्न फिलोसफी में भी बड़ा काम हुआ है। ठीक है, उस जो वेस्टर्न एक कॉन्सेप्ट है वो ईस्टर्न के साथ भी मैच करता है, उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो है उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, और इसकी जो बरक्स दूसरी चीज़ है वो है कन्फॉर्मिटी या फिर जो सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं उनको लेके आपने अडॉप्ट करना। ठीक, तो अनफॉर्चुनेटली जिस बात का आपने भी मेंशन किया कि वो जो एक इंडिविजुअलिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो स्टूडेंट है या यंग जनरेशन का है या बड़ा हो गया, इंडिविजुअलिटी जो है वो एक रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स ही मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्योंकि इतने एक सोसाइटियल प्रेशर्स बना दिए हैं कि जी माँ बाप अगर डॉक्टर हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर ही बने। सही है, सही है। बेशक उसके अंदर कोई और टैलेंट हो, उसका कोई और अच्छा, एक और चीज जोड़ दें, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो भी मेरे बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है, तो भी आपने डॉक्टर। तो वो ये है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है वो पता नहीं किन किन लोगों की ख्वाहिशात को जो है ना परवान चढ़ाने के चक्कर में अपनी जिंदगी जो है वो एक बिल्कुल एक ऐसी पाथ पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे कोई फुलफिलमेंट नहीं। बिल्कुल ऐसे, शायद इसी वजह से उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या रिसोर्सेज हैं उनके, उनका एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट लेवल क्या कहते हैं और उन्हें क्या करना है। बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं जो कि अपब्रिंगिंग के साथ साथ ही जनरेट होती हैं और उनको फिर कोई ट्रिगर आउट नहीं करता, उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिसकी जानिब मैं इशारा करना चाहूँगी, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम सब इसके अंदर ज़रूर इंटरफेयर करें, बच्चे की तरबियत कैसे हो रही है, लेकिन वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ जो इनकलकेट करनी है उस पर कोई नहीं आता। हम शुरू से ही बहुत कंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी तरबियत के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसको इतना सेल्फ पैम्पर्ड कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए हम जो है वो एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा अपने फैसले करने की ताकत खो देता है। उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। अगर उसने एक कपड़े भी बदलने हैं तो वो अपने पेरेंट्स की जानिब देख रहा होगा कि ये इजाज़त देंगे, ये फैसला करेंगे तो ही मैं ये काम कर सकूंगा। यही आदत बढ़ते बढ़ते जब वो यूथ में आ जाता है तब हम तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये फैसले खुद करे, लेकिन वो आदत ही खत्म हो चुकी होती है। ट्रेनिंग नहीं हुई होती। मैं करूँ बात? जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैं इस पे बड़े कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मुझे वालिदैन से और बड़ों से सबसे ज़्यादा शिकवा ये है कि बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके एसेट हैं, आपके फूल हैं, आपका सोर्स ऑफ कंफर्ट है, लेकिन वो आपके ख्वाब हैं, लेकिन वो आपके गुलाम नहीं हैं कि जो आप सोचें वही वो करें, ऐसे ही जो आप चाहते हैं वही करें। वो एक जीते जागते इंसान हैं और अल्लाह पाक ने उनको एक अपनी ज़िंदगी दी है। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी के जब भी फैसले करें उनको स्टेक होल्डर बनाएं। चाहे बच्चे के लिए आपने 4 साल का बच्चा और आपने मार्केट से उसके लिए ट्रोज़र लेनी है, गेट हिज ओपिनियन और उसकी ओपिनियन को उसको कॉन्फिडेंस दें। ठीक। अच्छा, इस सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट की वजह ना होने की वजह से हर साल मेरे देश में जब भी रिजल्ट आता है, आपने देखा है बहुत सारे बच्चे अल्लाह ना करे खुदकशी करते हैं, सुसाइडल करते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, मैं सोशल मीडिया में देखा है, थोड़े दिन पहले बच्चे को माँ ने डांटा, उसने अगेन सुसाइडल कर लिया। वालिदैन का फ़र्ज़ है, बड़ों का फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ है उसको ज़िंदगी के राज़ो अमूर से प्रॉपर आगाह करें। जिस तरह सक्सेस पे खुश होते हैं, पावर ऑफ फेलियर भी बताएं कि बेटा फेल हो जाएं तो डजंट मीन रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, फेल हो जाए तो डजंट मीन कि टनल क्लोज है, लाइफ इज ओपन, बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट। मेरा रब बहुत फजल और करम वाला है, कायनात का मालिक है। उसने जब आपको भेज दिया तो उसने आपके लिए मंजिलें भी आसान कर दी। जब वो मालिक ने मंजिलें आसान कर दी तो आप तजस्सुस करो, आप डिसीजन करो, सेल्फ विजिट करो, आप वापस देखो कि ये फेलियर क्यों हुई। और जब वो पावर ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों देखता है तो स्ट्रांग होता जाता है। ये चीजें पेरेंट्स की ट्रेनिंग से आती हैं। कोई बात नहीं, इस दफा सेकंड विन आ गया तो डोंट यू वरी, पढ़ो यार, रिव्यू करो,
4 घंटे पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता ज़्यादा पढ़ो। तो जितनी, इसको मैं पॉइंट वाइज पहले बात आगे चली गई थी, मैं पॉइंट वाइज कहूँगा कि पहली बात यह उससे फ्रेंडशिप करें। जब तक आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी आपका अतमाद नहीं होगा, जब तक अतमाद नहीं होगा तो रूह की बातें नहीं होंगी, ऐसे ही। और जब तक रूह की बातें नहीं होंगी तो मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ेगी, जब तक मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ेंगी मोहब्बतों को दुआम नहीं आएगा। बिल्कुल। और जब तक दुआम नहीं आएगा तो ख्वाब पूरे नहीं होंगे। यकीनन, यकीनन। अच्छा, वो पेरेंट्स जो हैं जब उसे दोस्ती करते हैं उसको बताते हैं बेटा ये व्हाट आई वांट, मैं आपसे ये तो करता हूँ, और उस पूरे प्रोसेस में जैसे मैंने पहले कहा ना उसकी ट्रेनिंग, फिर मैंने कहा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें, डोंट स्टॉप। हम लोगों को बच्चों को स्नब करते हैं लोगों के। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब बच्चा 16 साल तक की उम्र को पहुंचता है, अराउंड 1 लाख मरतबा उसकी वालदा और वालिद कह चुके होते हैं ये निकम्मा है, ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं नाहल है। तो 1 लाख दफ़ा जिस बंदे को आपने कह दिया ये नाहल है तो पूरी ज़िंदगी नाहल प्रूव करके बताएगा। डोंट से दैट, डीमोटिवेटिंग स्टैंड्स ना कहे, कभी ना कहे, जिंदगी में ना कहे। और जो करेक्शन है वो अलहदा उससे बात करें, सही कि यार ये जो आप इस तरह बात करते हो, आप ड्रेस अप सही नहीं होते, पता है ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खिलाफ है। सही। जब उस पर मसला आएगा तो मैं इंजर हूँगा, मैं हर्ट हूँगा कि यार मैं इस तरह है। तो मैंने पहली बात ट्रेनिंग की है, सही, ट्रेनिंग के दोनों पहले, और उससे पहले मैंने कहा दोस्ती करें, कम्युनिकेशन से करें। ट्रेनिंग के बाद आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स बताते हैं, बेटा यू वांट टू बिकम डॉक्टर बट उसके ये लिमिटेशंस है, बट इफ यू डोंट बिकम डॉक्टर नो प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छा गलतियां होंगी प्रोसेस में, इतना बड़ा दिल रखें गलतियों के लिए, बड़ा सा दिल रखें। बिल्कुल। अच्छा, जब दिल बड़ा होता है मोहब्बतों को दुआम आता है और असल मोहब्बत होती है तो आप फिर उससे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसाइज, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है। सही। मैं इस पे अक्सर कहता हूँ अरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। ज़की हुसैन ज़की साहब हमारे साथ भक्कर से मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे टॉपिक से रेलेवेंट। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम सलाम। मैं जी डॉक्टर साहब से जी अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बच्चों के बारे में बात हो रही है ना जी, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ बच्चों को किस मिच्योर किस उम्र में, बच्चों को किस उम्र तक कहते हैं बच्चों, मैं ये कहता हूँ जी। फिर इंसारी की जो बात है ना जी, खुद इंसारी, वो तो तरबियत बच्चा जब 2.5 साल 3 साल का समझना शुरू हो जाता है तो उसी को माँ बाप की गोद से शुरू होती है, फिर स्कूल है, फिर दोस्त हैं, फिर मोहल्ला है, वो खुद इंसारी वहीं से जी सिखाती है, खासकर जी वो स्कूल में जो मास्टर साहब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़की हुसैन ज़की साहब, आप भक्कर से हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा आपने जो है वो पॉइंट रेस किया है। इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम जान रहे हैं कि नौजवानों में खुद इन्हिसारी की आदत को डेवलप करना कितना ज़रूरी है, ये कैसे हो सकती है, और अपनी तरबियत को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है। इस तरबियत को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ बच्चों में इनकलकेट करनी है, इसमें पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है। ओवरऑल जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस माशरे के, सोसाइटी के रहने वाले हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियाँ समझना और फिर उनको पूरा करना। कैसे हो सकता है ये सब, इस पर अब दोबारा से जो है इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। और इसके साथ साथ नौजवानों की जब हम बात करते हैं तो नौजवानों की कन्फ्यूजन्स हमने क्लियर करनी है, उनके तमाम तर मसाइल पर हमने कंट्रोल भी करना है, सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं, उनको बेहतरीन गाइडलाइन भी फराहम करनी है, और साथ ही साथ उनके अंदर बढ़ती हुई जो मायूसी है इसको कंट्रोल करना है, इसको ख़त्म करने के लिए भी एफर्ट्स करनी है। इसमें फैमिली का क्या किरदार है, अहले खाना किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं नौजवानों को, बच्चों को। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि
ओवरऑल सोसाइटी अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकती है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर ताहिर नवाज साहब, प्रोफेसर ज़मीर आवान साहब और जाफ़र एहसान, जिनसे हम इन डिटेल इन टॉपिक्स से रेलिवेंट गुफ्तगू भी कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस भी जान रहे हैं कि तरबियत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, पेरेंट्स अपनी अपब्रिंगिंग को किस तरह से बेहतर बनाएं, वो क्वालिटीज़ जो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों में दिखाई दें उसको इनकलकेट करना कितना ज़रूरी है, और सही टाइम क्या है कि जब बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए। जो क्वालिटीज़ चाहते हैं पेरेंट्स के उनके बच्चे प्रैक्टिस करें, उसके लिए उन्हें भी बहुत सारी एफर्ट्स करनी है। वो एफर्ट्स किस तरह से की जा सकती हैं, ज़मीर साहब से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है कुछ पॉइंट्स रिलेट किए थे कि हम अगर इनको तरबियत में ऐड ऑन करते हैं तो यकीनन हम जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आने वाले वक्त में वो बच्चे वही चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ख़ुद इन्हें सारी डेवलप करने के लिए पेरेंट्स किस तरह से इतना हौसला लाएं, इतना जज्बा लाएं कि ये बच्चे खुद अपने फ़ैसले करें, जो वो चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका एप्टीट्यूड उनसे डिमांड कर रहे हैं, उसको वो किस तरह से फुलफ़िल करें। पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी प्रैक्टिस क्या है हमारे मुआशरे में। हर चीज़ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, ऐसा ही है, बल्कि डिसाइड नहीं करते हैं, अपनी ख्वाहिशात जो है उस पर मजबूर करते हैं बच्चों को, इम्पोज की जाती है। मतलब मैं खुद डॉक्टर नहीं बन सका तो मैंने ये कहा कि मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, चाहे उसमें वो सलाहियत है या नहीं है, उसकी ऐसी ख्वाहिश है या नहीं है, लेकिन मैंने उसे फोर्स करना है कि डॉक्टर ही बनो। सही। या मैं फ़ौज में नहीं गया तो मैंने बच्चों से कहा कि तुमने फ़ौजी में जाना है, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में कुछ महरूमियों का शिकार होते हैं, ऐसे ही है, और उनकी बुनियाद पे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये इस फील्ड में आ जाएंगे तो उन महरूमियों से बच जाएंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं, नो डाउट। और मेरे हाल में किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि बच्चे जब छोटे होते हैं वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि हर चीज़ का वो खुद फैसला कर सके, तो किसी हद तक पेरेंट की रहनुमाई ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ होना तो ये चाहिए कि पेरेंट्स इतने समझदार हों कि बच्चे को असेस कर सके कि उसमें क्या सलाहियतें हैं, बिल्कुल, उसमें क्या ट्रेंड है, वो क्या बन सकता है। ठीक, हमें अपने बच्चों को खुद असेस करना चाहिए, डेफिनेटली। उन्हें उनकी ओवर कैपेसिटी की तरफ नहीं लेके जाएं, जो उनमें सलाहियत नहीं है हम उस पर उन्हें मजबूर ना करें, सही, जो उनका टेम्परामेंट में नहीं है उस पर हम उन्हें फोर्स ना करें। ये तो मेरे हाल में एक आइडियल सिचुएशन है, सही। लेकिन जाहिर बात है कि ऐसा भी हुआ कि बच्चों को पेरेंट्स ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एक प्रोफेशन पे डाल दिया, लेकिन बड़े होके बच्चों ने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हुए प्रोफेशन में चले भी गए, डिग्री भी ले ली, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने बिल्कुल 180 का टर्न भी लिया, जिसकी एक मशहूर मिसाल जो है वो इब्रारुल हक साहब की है। उन्हें पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, मास्टर करवाया, जो भी किया, लेकिन वो आखिर में गुलकार बने। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने, हमारे ख़ानदान में, हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं कि बच्चों ने कुछ और पढ़ा, बाद में उन्होंने अपना जो प्रोफेशन चेंज कर लिया। तो इस किस्म की मिसालें हैं। तो हमें तो मेरे हाल में आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हम अच्छी तरीके से जज कर सकें और बच्चों पे उनकी सलाहियत के मुताबिक, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक उन्हें उस लाइन पे डाला जाए। पेरेंट्स की गाइडेंस हर सूरत में ज़रूरत है। पेरेंट्स के बाद फिर जब वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। यकीनन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जब बच्चा छोटा होता है तो इतना मेच्योर नहीं होता, हम उसे जज करने में मुश्किल पेश आती है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे का बचपन में कोई शौक हो, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, टीन एज में जाता है, उसके ख्यालात बदल भी सकते हैं। यकीनन ऐसे ही। जी जी, मसलन ये है कि बचपन में हम जब छोटे थे तो हर बच्चा ये कहता था कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, कश्मीर फतह करूंगा। सही। अब जो है बच्चे वो कहते हैं मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर बनना है, कुछ कहते हैं साइंटिस्ट बनना है। अब बच्चों में फर्क आ जाता है ना। और फिर ये है कि जब बच्चे खासकर FSC लेवल में जाते हैं तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। सही। क्योंकि अगर उस वक्त उसने FSC में अगर अच्छे नंबर आते हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग में जा सकता है तो उसका लिए वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। सही। और इससे बड़ी बात ये है कि हमारे मुआशरे में फ्रैंकली स्पीकिंग हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो अच्छे इंसान बनने या उनके पास इल्म का ज़ख़ीरा हो, बल्कि हम इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकें, अच्छी तनख्वाह ले सकें
और मुआशरे में इज्जत से अपनी रोजी कमा सकें और हम दूसरों को दिखा सकें कि हमारे बच्चे कितने कामयाब हैं। हाँ, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन भी बहुत मैटर करती है बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एज के जो लोग हैं, हम जब आपस में बैठते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैंने क्या अचीव किया, हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चे ने ये किया। जी जी बिल्कुल। मेरा बच्चा जो है वो फौज में कमीशन हासिल किया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे ने फुटबॉल में चैंपियनशिप ली है। ऐसे ही हम अपने बच्चों को की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट समझते हैं और उस पर शौकिया बांटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ज़मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों की अचीवमेंट को खुद पे इस तरह से जो है वो हावी कर लेते हैं कि फिर दूसरों को दिखाना और ये जो दिखावे की कैफियत और फिर इसमें आगे बढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है जाफ़र, जिसकी वजह से हम बच्चों पे फैसले इम्पोज करते हैं या उनको प्रेशराइज करते हैं और वो फैसला, वो हमारी कही हुई बात अगर वो बच्चा पूरा नहीं कर पाता तो डेफिनेटली उसने मायूस ही होना है। शायद यही वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में, नौजवानों में मायूसी बढ़ती चली जा रही है। देखिए मैं एक और चीज़ की तरफ भी थोड़ा सा इशारा करूँगा कि वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। आज हम टीवी प्रोग्राम पे आए हुए हैं, एक माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया हुआ है, ठीक है, हम इस पर बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग ये प्रोग्राम शायद देख रहे हैं उसमें से 80% लोग इस डिस्कशन को फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही देखेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है, कि देखें कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। जब उनकी अमल की बारी आएगी, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, तो वो उसमें 180 डिग्री टर्न ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक तजाद है, एक हिपोक्रेसी है हमारे कॉल में और एक्शन में, वो हमारी बहुत सारी जो है ना परेशानियों का बायस है, ठीक है। देखें आप कोई इल्म हासिल करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आजकल के ज़माने में बीइंग अ पेरेंट इज़ आल्सो ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ठीक है। आपने बेहतर पेरेंट कैसे बनना है और आजकल के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने बच्चे को उन चैलेंजेस से नबद फेस करने के लिए किस तरह से इक्विप करना है, ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ सीखते जानी है, ठीक है। और उसमें खुद निसारी का भी एक बड़ा पहलू है, ठीक है। तो जब आप उसको उस डायरेक्शन में राइट फ्रॉम डे वन इस सोच के साथ लेके चलेंगे तो वो नेचुरली उस बच्चे में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। देयर इज़ नो हार्म कि अगर जो है पेरेंट्स बैठते हैं और वो अपने बच्चों की सक्सेस को डिस्कस करते हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है, वो भी होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो उसकी अपब्रिंगिंग की बात है, ठीक है, वहाँ पे जो ये कंट्रोल का आंसर जो प्रोफेसर साहब ने भी डिस्कस किया, उसको जो है हमारे टीचर्स को भी और हमारे पेरेंट्स को भी उसको थोड़ा सा लूज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो एक टर्म यूज़ होती है क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका मौका जो है वो बच्चे को, स्टूडेंट को आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और आप जब ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये आज़ाद एक थोड़ा सा माहौल बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वो कई दफ़ा आपको सरप्राइज़ कर देगा कि वो ऐसी कोई चीज़ आपके सामने ले आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यार ये मेरे बच्चे ने की है, ये पता नहीं कहाँ से इसने चीज़ सीखी है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जो कि बच्चा एक बड़ा हो रहा होता है, वो अपनी सारी इन्वायरमेंट से वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अपने पेरेंट्स को भी देख रहा होता है, टीचर्स को देख रहा होता है, कोई टीवी पे कोई चीज़ चल रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो जब आप एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो नेचुरली उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर आप इन थियरी जो है कहें कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और घर में आपने माहौल ऐसा रखा हुआ है कि बच्चा आपकी इजाज़त के बगैर जो है ना वो कुछ भी ना कर सके, ठीक है, तो नेचुरली वो फिर रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। तो हमारे माशरती लेवल के ऊपर, एक माशरे की बुनियाद के ऊपर हमारे ये जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बार बार प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही। सही। तो ये एक अब मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें और अपने कॉल और फेल का जो तजाद है उसको कम से कम ख़त्म करें। बिल्कुल, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकें और वो तमाम तर क्वालिटीज़ उनके अंदर इनकलकेट कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे कि फ़ैसले इम्पोज करने की बात हो रही है, बच्चों को सही टाइम ना देने की बात हो रही है, बच्चों के साथ वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस करना जो उनकी बेहतरी के लिए हैं, हम नहीं कर पाते। बहुत सारी उम्मीदें तो लगा लेते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली हम उनकी रहनुमाई प्रॉपर नहीं करते कि अगर आज वो गिर गए, किसी हर्डल को फेस करना पड़ा है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है उनकी लाइफ में, वो गिर गए, वो फेल हो गए, अब उठना कैसे है ये पेरेंट्स नहीं बता। पावर ऑफ फेलियर जो है ना, पावर ऑफ फेलियर में बहुत ताकत है। गिरते हैं शाहसवार, गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।
जो लड़ने जाते हैं वही गिरते हैं, यकीनन ऐसे ही। और वो जीतते भी हैं और हारते भी हैं। जो पेरेंट्स की जो बेसिक ड्यूटीज़ है ना इस साइंटिफिक दौर में, वो ये है, पहली ड्यूटी मैंने बताया कि अच्छी ट्रेनिंग, दूसरी ड्यूटी मुस्बत सोच, यकीनन, तीसरी ड्यूटी सक्सेस और फेलियर को सेलिब्रेट करने की हिम्मत, चौथी ड्यूटी अपनी मर्जी के खिलाफ रिजल्ट आ भी जाए तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात जो बड़ी अच्छी आपने भी शेयर की, जी जी। वो यह है कि गिर के उठ के फिर दोबारा चलने की सलाहियत। अच्छा, ये सलाहियत कैसे आएगी? सही, आप इसे जानेंगे, ये सलाहियत कैसे आ सकती हाँ है, हमने किस तरह से इनकलकेट करनी है अपने बच्चों के अंदर। हमें एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है और इसमें फैमिली किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, क्या रोल प्ले करना है टीचर्स ने, और ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करेंगे तो सोसाइटी एक माहौल क्रिएट करेगी कि जिसमें नौजवानों की भलाई का सोचा जाए, नौजवानों के लिए कोई ना कोई एक राह हमवार की जाए कि हम उनको डायरेक्शन फराहम करें ताकि वो अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सकें। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई थी, डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल करें फिर हम आगे जाते हैं। मैं शेयर कर रहा था जी कि जैसे पावर ऑफ फेलियर और पावर ऑफ सक्सेस पे हम आए थे, उसके बाद मैंने बात की कि आपने जो कंडक्ट करना है, अपने ख्वाब देख लिए, सही, और अपने ख्वाबों को अपने दुआओं और हकीकत कैसे बख्शनी है। कभी ये नहीं हो सकता कि आप बेड पे बैठे ख्वाब देखें और ख्वाब खुद ही पूरे हो जाएं। सही, ख्वाबों की तकमील के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। यकीनन ऐसे ही। बच्चों के लिए रोल मॉडल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, सीरत नबी देख लें, अल्लाह के प्यारे नबी के आपके वालिद साहब आपकी पैदाइश से पहले ही चले गए, वालदा साहब भी यंग एज में चली गई, कितनी मुसीबतें आई। तो मुसीबतें जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, ये बंदे को रंग देती हैं। बिल्कुल। अभी मैं ब्रेक पे बात कर रहा था कि आप दिल से, मेरी सारी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, आप देखें कि नहर में कभी आप डालें और जिसको तैराकी ना आती हो, तो सबसे कॉन्फिडेंट तैराक वो होता है जो खुद तैर के पार जाता है। जो लाइफ जैकेट के साथ होता है ना, वो अगले 10 साल भी प्रॉपर तैराकी नहीं सीखता। ऐसे ही है। तो जब आप थकते हैं तो आप कुंदन बनते हैं, सोने से कुंदन। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पेरेंट्स की कदर पता चलती है, आप कुंदन करते हैं। तो मैं नौजवानों को ये कहना चाह रहा हूँ, ख्वाब देखें, फिर उनकी ख्वाबों की तकमील के लिए प्लान बनाएं। बिल्कुल, कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किधर करनी है। मेरे इसको मैं कहते हैं स्वाग एनालिसिस एकेडमिकली अगर आऊँ, ठीक, कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस असेस करके मंजिल छोटी छोटी गोल पोस्ट रखें, आगे चलें। बिल्कुल। और बार बार मैं कहता हूँ, मेरा ब्रांड है ये और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, दे आर माई फ्रेंड्स, कि जब तक आप अपने माँ बाप की दुआएं अपनी मंजिलों में शामिल नहीं करेंगे, अपने उसके मुसाफिर नहीं होंगे, तो कामयाबी बहुत दूर है। यकीनन ऐसा ही है। ज़मीर साहब, अगर इसी बात को आगे लेकर चलें, फिर जब हम इतना कुछ सिखाना भी चाहते हैं, हमारे बच्चे अंडरस्टैंड भी करते हैं, ये मायूसी का फैक्टर क्यों इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है हमारी यूथ में, इसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है? कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी क्या अपनाना पड़ेगा हमें? इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी नौजवान नस्ल में मायूसी बहुत तेज़ी से फैल रही है। यकीनन ऐसे ही। तो इस मौके पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। बेशक। मायूसी कुफ्र है। यकीनन। मैं चीन की मिसाल देना चाहूँगा। मैं खुद चीन में रहा हूँ 13 साल। सही। 7 साल तालिब इल्मी के ज़माने में 1980 के दहाई में, फिर उसके बाद सफारतकार के तौर पर रहा हूँ। सही, माशाअल्लाह। और 6 साल सफारतकार भी रहा हूँ। तो हमने चीन में बहुत सी चीज़ें देखी और बहुत क्लोजली मॉनिटर की। ठीक। क्योंकि मुझे चीन की ज़ुबान भी आती है, सोसाइटी में पेनिट्रेशन भी है, तो मैं उनकी बहुत गहराई तक उन्हें समझ सकता हूँ। सही। 1978 में चीन में एक लीडर थे तंग शाओपिंग। उन्होंने कहा कि हम तरक्की करना चाहते हैं और दुनिया की सुपर पावर बनना चाहते हैं। ठीक। तो उस वक्त आवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि तरक्की करने के लिए हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं है। तरक्की करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, जो चीन के पास नहीं था। नहीं था। सही।
फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि चीन के पास नहीं था, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो भी चीन के पास नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का एक डिसीजन था कि हमने तरक्की करनी है। सही। तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान भी उसी दौर से गुजर रहा है, तो हमें चीन से कुछ सीखने का मौका मिला। यकीनन। तो चीनी लीडरशिप ने अच्छी पॉलिसीज बनाई, ठीक, अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और फॉरेनर्स को फैसिलिटेट किया। ठीक। उससे क्या हुआ कि जब फॉरेनर्स आए, जो इन्वेस्टर आए, वो कैपिटल लेकर आए, तो कैपिटल की कमी पूरी हो गई। ठीक। जब कोई फॉरेनर कैपिटल लेके आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेकर आता है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी भी उनके पास आ गई। ठीक। फिर उसकी ये कोशिश होती है कि वो ह्यूमन रिसोर्स जो है बाहर से मिनिमम लाए ताकि कॉस्ट इफेक्टिव वो लोकल मैन पावर को हायर करे। तो उन्होंने लोकल मैन पावर को ट्रेन किया। ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप हो गया। तो सिर्फ अच्छी पॉलिसीज की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो बिजनेसमैन है उसका कोई मज़हब से, कोई मुल्क से, कोई नेशनलिज्म से ताल्लुक नहीं होता। हमारे यहाँ पे मोइन कुरैशी साहब जब वज़ीर आज़म बने, निगरान वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडिया में पैसा लगाने से जल्दी उसमें रिकवरी होगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो पूरी दुनिया का जो भी बिजनेसमैन है वो देखता है उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। सही। तो जो चीनी हुकूमत ने इंसेंटिव दिए वो बड़े अट्रैक्टिव थे। ठीक। तो फॉरेन इन्वेस्टर आए, सिर्फ अच्छी पॉलिसीज बनाने से उनके तीनों मसले हल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने फिर अपनी इन आंखों से देखा कि चीन, जो कि मैं 1980 में गया था, तो चीन पाकिस्तान से 25 साल बैकवर्ड था। इस वक्त चीन जो है पाकिस्तान से 25 साल एडवांस है। तो हमने ये तब्दीली खुद देखी है। मैं 13 साल रहा हूँ, तो आई विटनेस हूँ। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। डेफिनेटली। सिर्फ और सिर्फ आपकी लीडरशिप ठीक हो, आपकी पॉलिसीज ठीक हो, कौम जो है काम करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, कड़वा गुण भरने के लिए तैयार हो। सलाहियतें सब में होती हैं, उन्हें पॉलिश करना पड़ता है, उजागर करना पड़ता है। यकीनन, बहुत अच्छी बात। मैं अपनी कौम से, अपने नौजवानों से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, नेवर गिव अप। और जो भी हालात उनके पास है, इस चीज का इंतजार ना करें कि हालात ठीक होंगे तो फिर हम कुछ अच्छा करेंगे। यही वक्त है, इसी को यूटिलाइज करना है, इसी में पॉलिसी क्रिएट करनी है और फिर उस पे इम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पे ये भी एक बात जो है वो काबिल जिक्र है कि जाफर, हम ये देखते हैं कि हम बातें बहुत सारी करते हैं, बहुत प्लानिंग्स होती हैं, बहुत टाइम टेबल्स बनते हैं, बहुत स्केड्यूल मेंटेन करने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहाँ हम ये सोच जाते हैं कि अच्छा चलो अभी बेहतरी आएगी, जैसे ज़मीर साहब ने कहा हालात बेहतर होंगे तो करेंगे, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए फिर देखेंगे, कल या परसों सोचेंगे, आने वाले वक्त में देखेंगे जैसे हालात होंगे फिर एकदम से खड़े होंगे। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या ये कारआमद है? देखिए प्रोफेसर साहब ने एक तो जो हमारा ख़ुद इन्हिसारी का जो टॉपिक था उसको एक कौमी लेवल के ऊपर, एक कंट्री वाइड लेवल के ऊपर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इवन अगर मुल्की लेवल के ऊपर भी आप अपनी सलाहियतों के ऊपर और आपका ये इरादा पुख्ता हो जाए कि आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और आप अपने ऊपर इन्हिसार करें तो आप वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन रेज किया है उसमें देखें, जब आप एक गोल सेट करते हैं, गोल जब आपका बड़ा होता है, ठीक है, गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, गोल शुड बी इंस्पायरिंग। ऐसा गोल होना चाहिए कि जो सुबह उठने पे आपको मजबूर करे और आपको इंस्पायर करे कि जी मैंने ये गोल अचीव करना। ठीक, तो पहले तो वो बात होगी। अब फिर जब आप गोल बड़ा सेट करते हैं, ठीक है, तो नेचुरली उसको अचीव करने के लिए आपका एफर्ट भी उतना होना चाहिए। ठीक है, और उस एफर्ट की मतलब एक नौयत और तरह की होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जी कि एक इंस्पायर्ड गोल जो है वो इंस्पायर्ड एक्शन को जो है ना प्रमोट करता है। ठीक है, और जहाँ पे आपका इंस्पायर्ड एक्शन आ जाता है तो वहाँ पे आपके रिजल्ट जो है वो आपके गोल से भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ है, इवन दो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आपने अगर एक चीज़ जो है उसको बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो एफर्ट आपका जाता है वो आपका उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हार्ड वर्क
तो जो है वो नौजवान नस्ल को देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। ये चीज़ जो है अक्सर कई दफ़ा हमारे इस सारी डिस्कशन के अंदर कहीं रह जाती है कि हार्ड वर्क जो है ना हमारे नौजवान नस्ल समझती है कि उसके बगैर काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। देखिए आपने अपना पैशन डिफाइन कर लिया, एक आपने फील्ड चूज कर ली कि जी इसमें मेरा दिल लगता है और इसमें मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। वो तो एक मरहला हो गया, लेकिन जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, अब उस नज़रिए को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी, बिल्कुल करनी, और आपने फिर जाके उस पर पहुँचना है, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जी के दिस ओवरनाइट सक्सेस वाज अचीव्ड इन 10 years वर्किंग डे एंड नाइट, ठीक है। इस तरह का वो एक कोट है। तो हमें जो है ना, हम हर चीज़ को सरफेस वैल्यू पे देखते हैं। हम किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इसने जो है ना रातों रात ये तरक्की कर ली, लेकिन उसके पीछे उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो एक अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने सारी उस पे जो मेहनत है, ठीक है, वो चीज़ हम कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगर जनरेशन है, उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। मज़ीद क्या जो है वो इक़दामात उठाने हैं, किस तरह से एफर्ट करनी है, जाफ़र आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इसमें फ़ैमिली का क्या किरदार है। एक इंसान, एक नौजवान जो मायूस है, उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं वो किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह से उसे मोटिवेट कर सकते हैं। इस पर अब हम अपने तीनों मेहमानों से सोल्यूशंस और सजेशंस लेंगे। जाफ़र आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मायूसी को कम करना है, खुद इन्हिसारी को, खुद एतमादी को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेज़ करना है, बूस्टअप करना है, इसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है? देखिए जी, इसमें एक हमेशा से हम लोग ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर एक जो फ्रैगमेंटेड फैमिली सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत सारे जी मसले मसाइल का रूट कॉज है, ठीक है। और हम अपने आप को इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो अभी तक इंटीग्रेटेड है और यहाँ पे जो है वो सपोर्ट हासिल है जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये इंटीग्रेटेड सोसाइटी है इसके कुछ अपने मसाइल भी हैं। एक प्रेशर भी क्रिएट होता है स्पेशली यंगर जनरेशन के ऊपर, अनड्यू एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, ठीक है। अपनी जो उनकी जैसा हमने डिस्कस भी किया कि उनकी जो सलाहियतें हैं उनका एक्सप्रेशन कहीं पे उसकी आउटलेट नहीं मिलती उनको, वो एक उसमें चीज़ है। तो अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ बात करें तो डॉक्टर साहब ने भी पहले इसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया था कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, ठीक है, इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे जो फीलिंग है वो ये है कि जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये बच्चों का पेरेंट्स के साथ, बच्चों का स्टूडेंट्स के साथ, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। उसमें एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है, ठीक है। और इसको हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक हमें अपने जो माहौल है घर का उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। नो मैटर जो है ना, हमारा एक बड़ी पूरी की पूरी ग्लोबली एक बड़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन गई है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पाकिस्तान जैसे, यहाँ पे तो वो कंपटीशन और भी ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक जॉब के पीछे कितनी सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। लेकिन इस सारे कंपटीशन की जो एनवायरनमेंट है इसको पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हुए अपने बच्चों को उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। कि अगर आपका किसी एक जगह के ऊपर नहीं आप कामयाब होते, आप उसको हेल्प करें, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें, उसको इनकरेजमेंट के साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करें, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कई दफ़ा पेरेंट्स खुद इक्विप्ड नहीं होते कि वो उस बच्चे की उस तरह से हेल्प कर सकें। तो उनको चाहिए कि वो उस बच्चे को उन मेंटर्स के पास लेके जाएं, उन कोचेस के पास लेके जाएं जो कि उस बच्चे की बेहतर तौर पे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो खुद इन्हिसारी के हवाले से एक हम जो पहले बात कर रहे थे, मैंने उसमें थोड़ा सा टच किया था कि उसका एक एस्पेक्ट जो है दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कन्फॉर्मिटी, ठीक है।
जो इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे ईस्ट के अंदर भी जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उस पर बड़ी एफर्ट हुई है। और इकबाल ने भी कहा कि आप अपनी खुदी को पहचानें, बिल्कुल, ठीक है, बहुत जरूरी। और जो बड़ा मशहूर हम शेर भी कोट करते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब देखें इस शेर के अंदर पूरा फलसफा जो है वो आ गया है, ठीक है। अब ज़रूरत इसी बात की है कि हमारे पास मटेरियल तो है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व ख्वास करके हम अपने जो अमल है उसके अंदर इन चीज़ों को लेके आए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक इंसान को, एक नौजवान को, एक बच्चे को अपना डर नहीं होता, उसे तो इर्द गिर्द के लोगों का डर मार जाता है। फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ कैसे सोचेगा, अगर आज मैं निकला नहीं तो मेरे पेयर ग्रुप का क्या प्रेशर होगा, मेरे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। ये जो मायूसी है शायद इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है। करना क्या है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है? That's right. मैं इसको 3 सेगमेंट पे थोड़ा सा तकसीम करता हूँ। पहले मैं नौजवानों के लिए मुखातबों से बात करता हूँ। आप याद रखें कि आपको बनी पकी कहीं ताज़ा रोटी कहीं नहीं मिली। वो एक अच्छा शेर एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, वो मर्द नहीं है जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। बिल्कुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने आपको बहुत क्वालिटीज़ दी हैं और आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक आप हार को तस्लीम ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिंदगी का सफर एक जंग है, एक दौड़ है, ऐसे ही है। इसमें आपने मुस्बत सोच रखनी है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना और जिंदगी में कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रूम करना है, बिल्कुल, ये आगे बढ़ना है। और हर आने वाला दिन, जैसे हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है, मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। बिल्कुल। तो सेल्फ ग्रूमिंग पे जोर दे के स्टेप बाय स्टेप। एक और बात जिस पे डिस्कशन में नहीं हुई पूरी में, मैं नौजवानों की तवज्जो दिलाऊंगा, भाई डोंट वेट कि आपके अम्मी अब्बा पैसे कमा के लाएं और आपकी हैवी फीसें यूनिवर्सिटियों में देते रहें। आप एक एंटरप्रेन्योर बने, आप साथ अपनी जिंदगी खुद बसाएं, बिल्कुल, ये बहुत काम जरूरी करें, उसमें से पैसे कमाएं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करें, रेवेन्यू जनरेट करें, सही, और पेरेंट्स को गिफ्ट दें। पैसे नहीं दे सकते तो गिफ्ट करें उनको, ईद पे चीज़ें, उनको मोहब्बतों का गिफ्ट दें, प्यार का गिफ्ट दें, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है, तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। बेशक ऐसे ही। तो मैंने कहा आप एंटरप्रेन्योर बने और खुद लोगों को जॉब देने वाले बने, स्किल्स लें छोटी। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी लेवल से हैं तो आप 3 महीने का मोबाइल रिपेयर कोर्स करें, किसी के साथ बैठ जाएं, स्किल बढ़ा लें, आगे आप IT में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में आ जाएं, जो एजुकेशन बढ़ती जाती है अपग्रेड करें अपने। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, और कभी मायूस ना हो, वालिदैन से बदगुमान ना हो, सही, और सब्र और शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। सही, हमारे बच्चे क्रीबर हो गए हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, यूथ से मैं माफी के साथ कहता हूँ, नशुक्रे हो गए हैं। जो अल्लाह ने दिया उस पर नजर रखें। बिल्कुल, क्या जिस एज में मैं हूँ, मेरे फादर इस एज में इतने कंफर्टेबल थे, सही, सब्र करें और नेमतों का शुक्र। बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत खूबसूरत बात। ज़मीर साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश के सजेशंस दे दीजिए कि करना क्या है। बहैसियत वालिदैन के, बहैसियत उस्ताद के, मेरे तमाम वालिदैन से और असातिज़ा से ये दरख्वास्त है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, खुद सीखें और फिर नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें। बिल्कुल, नौजवान नस्ल में खुद एतमादी पैदा करें और मायूसी से उन्हें बचाएं। और नौजवान नस्ल को मेरा ये पैगाम होगा कि जो उनकी सलाहियतें हैं उन्हें भरपूर तरीके से बरोकार लाएं और इस मुआशरे का एक प्रोडक्टिव एलिमेंट बने। बिल्कुल, जिस शोबे में जो सलाहियतें हैं वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, और मेरे हाल में यही हमारे सबके लिए और कौम के लिए बेहतर है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ज़मीर साहब, साथ ही साथ उन लोगों को भी थोड़ा सा ज़रा समझा दीजिए, उनको भी ज़रा टारगेट कर दीजिए जो लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि दूसरों पर नज़र रखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलो उसको आज हिट कर दें, आज उस पर लान तान कर दें, आज उसको बातें सुना दें। इन लोगों के लिए भी कोई मैसेज दे दीजिए। हमारे माशरे में ये बुराई बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि लोग इस बुराई से गुरेज करें, और बाकी लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन सब चीज़ों से ओवरकम करें। सही, इनको खातिर में ना लाएं, इन चीज़ों की परवाह ना करें। बिल्कुल, हमने अपनी ज़िंदगी जीना है, अपने लिए जीना है, अपने मुल्क के लिए जीना है, और हमें ये एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पैगाम, बहुत ही खूबसूरत सजेशन। जी, कंक्लूडिंग जी, कोट करना चाहता हूँ अपने नौजवानों के नाम, जी, कि आप किसी को 2000 दफ़ा भी बुरा कह देंगे
तो वो वही रहेगा जो ऑन ग्राउंड वो है। बिल्कुल ऐसे ही। और अपने आप को 3 लाख दफा भी अगर आप अच्छा कह देंगे तो वो आप वही रहेंगे जो आप असल में क्या हैं। बात है, बहुत खूबसूरत बात। इसी के साथ हो। हम जो है आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितनी भी बातें आज हुई वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। मायूसी के हवाले से हमने आज बात की, हमने जो है वो खुद इन्हिसारी के हवाले से बात की, नौजवानों के हवाले से बात की। आइंदा भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि नौजवानों के मसाइल को ना सिर्फ ट्रिगर आउट करें, ना सिर्फ हम जो है वो हाईलाइट करें, बल्कि उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें, जैसे कि सोल्यूशंस और सजेशंस पे मबनी आज गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।